हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एसपी सिंह। क्रैक ऑल एग्जाम्स में आपका स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आप किसी भी एग्जाम को टारगेट कर रहे हो, चाहे आपका वो सीटेट हो या अन्य कोई एग्जाम हो, यदि आप एग्जाम की प्रिपरेशन में हैं तो आज के ये 100 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ज्योग्राफी के यानी भूगोल के 100 प्रश्न आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी नई एनसीईआरटी है कक्षा 6, 7, 8 की, ये क्वेश्चंस वहां से उठाए गए हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह है। ठीक है, अभी जब आप पढ़ेंगे तो समझ पाएंगे कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का कलेक्शन यहाँ पे दिया गया है। आइए एक एक क्वेश्चन को फटाफट से कवर करते हुए चलते हैं। ठीक है, इसी तरीके की भूगोल, इतिहास या और भी जो सब्जेक्ट्स हैं उनके क्वेश्चन आपको मिलते रहेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन से खगोलीय पिंड है? सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, उल्का पिंड। 4 ऑप्शन आपके सामने है, तो इसमें से खगोलीय पिंड, अच्छा खगोलीय पिंड होते क्या है? देखिए, आपका इसमें सूर्य है, चंद्रमा है, पृथ्वी है, उल्का पिंड, और वे सभी वस्तुएं जो रात के समय में आसमान में चमकती हैं उनको हम खगोलीय पिंड कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन आपका जो उपयुक्त सभी वाला है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन ओवर हियर। किन खगोलीय पिंडों को तारा कहते हैं? किनको तारा कहते हैं? तो जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है। आई बात समझ में? जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है उन्हें हम तारा कहते हैं। ठीक है, कुछ खगोलीय पिंड बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं। जो बड़े आकार वाले और गर्म होते हैं वो गैसों से बने होते हैं और इनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश होता है जिसको वो बहुत बड़ी मात्रा में उत्सर्जित भी करते हैं। इन खगोलीय पिंडों को तारा कहा जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो बी है वह राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तारों के विभिन्न समूहों के द्वारा बनाई गई विविध आकृतियां क्या कहलाती हैं? अनेक प्रकार की जो आकृतियां हैं वो क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल कहलाती हैं। प्यारे दोस्तों, क्या कहलाती हैं? नक्षत्र मंडल। रात में जब आप आसमान की तरफ देखते हैं तो उस समय तारों के बहुत सारे ग्रुप्स यानी समूह के द्वारा बनाई गई जो आकृतियां होती हैं वो दिखाई देती हैं, इन्हीं को नक्षत्र मंडल कहा जाता है। किन खगोलीय पिंडों को ग्रह कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जिनके पास अपनी ऊष्मा एवं प्रकाश नहीं होता और जो तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ऐसे पिंड ग्रह कहलाते हैं जिनके पास अपनी ऊष्मा और प्रकाश नहीं होता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह कहा जाता है? किस ग्रह को कहते हैं? वह शुक्र है। प्यारे दोस्तों, कौन सा है? शुक्र को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह मानते हैं क्योंकि ये आकार, घनत्व, व्यास में पृथ्वी के लगभग बराबर है, इसीलिए जुड़वा इसको कहते हैं। ऑप्शन बी राइट हो गया। हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह जो है वह शुक्र है। कौन सा हो जाएगा? पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह शुक्र हो जाएगा। ऑप्शन बी इज द राइट वन। हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हमारे सौरमंडल के ग्रहों में जो बृहस्पति है, यहाँ पे कौन? बृहस्पति, ये सबसे बड़ा है। बृहस्पति क्या है? सबसे बड़ा है और बुध जो है ये सबसे छोटा माना जाता है। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट वन ओवर हियर। बहुत अच्छा क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। प्रदीप्ति व्रत, जिसको इंग्लिश में सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन कहते हैं, प्रदीप्ति व्रत किसे कहा जाता है? देखिए, आपके सामने 4 ऑप्शन है। इसमें प्रदीप्ति व्रत किसको कहा जाता है? ग्लोब पर वह व्रत जो तापमान को विभाजित करता है, या फिर ग्लोब पर वह व्रत जिसके द्वारा किसी स्थान की सही स्थिति ज्ञात की जाती है, या फिर ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। राइट क्या हो जाएगा? ग्लोब पर वह व्रत जो दिन और रात को विभाजित करता है उसे हम प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रदीप्ति व्रत कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऋतुओं में परिवर्तन का कारण है? ऋतुओं में चेंजेस जो आते हैं, सीजन्स में जो चेंजेस आते हैं उसके पीछे क्या रीजन होता है? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन, यही जो है इसका मेन कारण है। सामान्यतः एक साल में गर्मी होती, सर्दी होती, बसंत है, शरद ऋतु है
है ना, ये सब इसमें हमारा पूरा साल डिवाइड होता है। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ही होता है। ऑप्शन ए हमारा राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। राज्यों, नगरों, शहरों और गांव तथा विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों और उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहते हैं? तो ऐसे मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऐसे मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। जैव मंडल के अंतर्गत कौन कौन से परिमंडल शामिल हैं? जैव मंडल के अंतर्गत हमारे स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल आते हैं। ठीक है, पृथ्वी का वो सीमित क्षेत्र जहां तीनों परिमंडल, स्थल मंडल, जल मंडल और वायुमंडल, तीनों परिमंडल एक दूसरे के संपर्क में आते हैं, उसे हम जैव मंडल कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। आराम से पढ़ रहे हैं समझते हुए। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? बहुत अच्छे क्वेश्चन है। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है? माउंट एवरेस्ट जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा शिखर है प्यारे दोस्तों। ठीक है, अच्छा, स्थल की जो अगर ऊंचाई की बात की जाए तो समुद्र तल से मापा जाता है। ध्यान रखिएगा, किसी भी स्थल की जो ऊंचाई है वो समुद्र तल से मापी जाती है। और विश्व का सबसे ऊंचा शिखर आपका माउंट एवरेस्ट, जैसा कि अभी हमने आपको बताया। और समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो ध्यान रखिएगा 8,848 मीटर है। समुद्र तल से माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई 8,848 मीटर है। वहीं पर अगर K2 की बात करें तो जो है K2, जिसको हम गॉडविन ऑस्टिन भी कहते हैं, समुद्र तल से इसकी जो ऊंचाई है वो 8,611 मीटर है। किसकी? K2 की। ओके, यहीं पर तीसरा जो है वो कंचनजंगा है, 3 नंबर पे आता है। यह समुद्र तल से 8,556 मीटर ऊंचा है। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है 8,848 मीटर है, K2 की 8,611 है और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,556 मीटर है। बात क्लियर होती है? आइए आगे बढ़ते हैं। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं वहां पे माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो 8,850 मीटर बताई गई है और कंचनजंगा की जो ऊंचाई है वो 8,598 मीटर भी देखने को मिलती है। कुछ ऐसे सोर्सेज हैं जो ये ऊंचाई बताते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्व का सबसे गहरा भाग किस महासागर में स्थित है? विश्व का सबसे गहरा भाग जो है वह प्रशांत महासागर में स्थित है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का मेरियाना गर्त है। नाम क्या है? मेरियाना गर्त। ये जो है प्रशांत महासागर का सबसे गहरा भाग है। इसकी जो गहराई है वो 11,022 मीटर है। कितनी? 11,022 मीटर। प्रशांत महासागर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है, एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का क्या नाम है? एशिया को अफ्रीका से अलग करने वाली नहर का नाम सुएज नहर है। कौन सी नहर है? सुएज नहर। ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। जिन पर्वतों की सतह ऊबड़ खाबड़ और शिखर शंकु के आकार के होते हैं, ऐसे पर्वतों को क्या कहा जाता है? ऐसे पर्वतों को वलित पर्वत कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे आपका एक तो हिमालय हो गया और जो आल्प्स है, आल्प्स ये क्या हैं? ये वलित पर्वत के ही उदाहरण हैं। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? विश्व का पूछ रहा, विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? वह हो जाएगा तिब्बत का पठार। तिब्बत का पठार जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा पठार है और जिसकी जो ऊंचाई है वो माध्य समुद्र तल से 4,000 से लेकर के 6,000 मीटर तक है। ओके, ऑप्शन डी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ लगती है? वह कौन सा देश है? बांग्लादेश। भारत की सबसे लंबी स्थल की जो सीमा है वो बांग्लादेश के साथ लगती है। ओके, भारत का कौन सा द्वीप प्रवाल द्वीप है? कौन सा द्वीप है जो प्रवाल द्वीप है? लक्षद्वीप। कौन सा है? लक्षद्वीप। देखिए, भारत में 2 द्वीप समूह हैं। कितने हैं? भारत में 2 द्वीप समूह है। अंडमान निकोबार है और दूसरा लक्षद्वीप है। जो लक्षद्वीप है ये द्वीप समूह अरब सागर में स्थित है। कहाँ? लक्षद्वीप जो द्वीप समूह है कहाँ स्थित है? अरब सागर में। ओके, तो द्वीप प्रवाल की अगर बात की जाए तो वह लक्षद्वीप हो जाएगा। ऑप्शन ए इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। निम्नलिखित में से भारत के किस भाग में लौटते हुए मानसून के कारण बारिश होती है? देखिए, जो शरद ऋतु होती है प्यारे दोस्तों, कौन सी ऋतु? जो शरद ऋतु होती है, शरद ऋतु के समय जो पवन है वह स्थल भागों से लौट करके बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है और ये मानसून के लौटने का मौसम होता है। भारत के दक्षिणी भाग
विशेषकर तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, इन क्षेत्रों में जो है इस मौसम में बारिश होती है। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश। विश्व में सर्वाधिक वर्षा कहाँ होती है? कहाँ पूछ रहा है? विश्व में पूछ रहा है। तो विश्व में सबसे जो सर्वाधिक बारिश है वो मौसिन राम में होती है। सबसे अधिक बारिश मेघालय में जो मौसिन राम है वहाँ होती है। ऑप्शन सी इज द राइट वन। दिस क्वेश्चन, हमारे देश के अधिकांश भाग में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? तो हमारे देश के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन पाए जाते हैं। ठीक है, इन वनों को मानसूनी वन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मानसूनी वन भी इनको कहा जाता है। ये कम घने होते हैं और वर्ष के एक निश्चित समय में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ऑप्शन बी राइट हो गया। वन्य जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। वन्य जीव सप्ताह जो है वह अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है, ताकि वन्य जीवों के निवास को संरक्षित रखने के लिए जागरूकता लाई जा सके, इसलिए मनाया जाता है। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से भारत में जंगली बकरी कहाँ पाई जाती है? जो जंगली बकरी है वह हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? जंगली बकरी हो गई या हिम तेंदुआ हो गया, ये हिमालय क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। भारत में जंगल गधे का प्राकृतिक निवास स्थान कहाँ है? भारत में जंगल गधे यानी कि जंगली गधे का, तो भारत में जंगली गधे जो हैं वह कच्छ के रण में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? कच्छ के रण में पाए जाते हैं। यहाँ तक बात क्लियर होती है? वेरी गुड। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किस झील से नील नदी निकलती है? किस झील से निकलती है भैया? तो यह विक्टोरिया झील से। ठीक है, नील नदी जो है वो विक्टोरिया झील से निकलती है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, नील नदी संसार की सबसे लंबी नदी है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। ठीक है, और किस झील से नील नदी निकलती है? तो यह विक्टोरिया झील से निकलती है, जो कि संसार की सबसे लंबी नदी है। बात यहाँ तक क्लियर होती है। नीचे दिए गए किस सागर या महासागर में नील नदी के द्वारा डेल्टा का निर्माण किया जाता है? कहाँ किया जाता है? भूमध्य सागर में। ठीक है, नील नदी सहारा रेगिस्तान की बहुत लंबी यात्रा करती हुई भूमध्य सागर में विशाल डेल्टा का निर्माण करती है। ओके, ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाता है। विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है प्यारे दोस्तों? विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल सहारा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल है? सहारा मरुस्थल है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक बात क्लियर होती है। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले पक्षी शुतुरमुर्ग निम्नलिखित में से किस मरुस्थल में पाए जाते हैं? तो ये जो शुतुरमुर्ग हैं यह कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। बड़े आकार के और तेज दौड़ने वाले जो पक्षी शुतुरमुर्ग हैं ये अफ्रीका के कालाहारी मरुस्थल में पाए जाते हैं। कालाहारी मरुस्थल कहाँ है? अफ्रीका में है। कहाँ है? अफ्रीका में। ओके, ऑप्शन ए राइट हो जाता है। अफ्रीका महाद्वीप में कौन सी भाषा ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली एवं समझी जाती है? अफ्रीका महाद्वीप में जो भाषा स्वाहिली है यह ज्यादातर लोगों के द्वारा बोली और समझी जाती है। कौन सी लैंग्वेज है? स्वाहिली लैंग्वेज। स्वाहिली लैंग्वेज। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चंस नहीं है, यही क्वेश्चंस है जो मोस्टली रिपीटेड होते हैं आपके बड़े बड़े एग्जाम्स में। सर्वात्मवाद धर्म को मानने वाले लोग मुख्यतः किस महाद्वीप में निवास करते हैं? तो ये कहाँ निवास करते हैं भैया? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका में क्या है? बहुत सारे धर्मों को मानने वाले लोग हैं, जैसे इसमें मुसलमान हैं, ईसाई हैं, सर्वात्मवादी भी हैं। कौन? सर्वात्मवादी। सर्वात्मवाद कई जनजातियों का एक धर्म है और यह प्रकृति प्रेम और आदर पर आधारित है। सर्वात्मवाद धर्म। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो अफ्रीका है वह राइट हो जाएगा। अफ्रीका महाद्वीप के किस देश को नील नदी का उपहार कहते हैं? तो वह देश हमारा कौन सा है? मिस्र देश है। ठीक, जो मिस्र देश है इस देश को नील नदी का उपहार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अफ्रीका के किस देश में अप्रैल और मई में गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं? किस देश में? और इन हवाओं को खमसिन कहते हैं। क्या कहते हैं? खमसिन। तो वह हो जाएगा हमारा मिस्र हो जाएगा। मिस्र जो है ये विशाल सहारा मरुस्थल का ही एक भाग है और सहारा मरुस्थल अफ्रीका के लगभग आधे भाग में फैला हुआ है, इसलिए मिस्र का अधिकतर भाग जो है वो मरुस्थल है। ठीक है, और यहाँ पे क्या है कि इस भाग में आबादी नहीं के बराबर ही है और ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में अर्थात अप्रैल और मई में दक्षिण की ओर से गर्म, शुष्क और धूल भरी हवाएं चलती हैं, जिन्हें
खमसिन कहा जाता है। बात क्लियर हो गई? वेरी गुड। क्वेश्चन कहता है दक्षिण अफ्रीका के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। हमें यहाँ पे गलत ढूंढना है कि कौन सी बात यहाँ पे गलत है। दक्षिण अफ्रीका एक ओर से अटलांटिक महासागर और दूसरी ओर से हिंद महासागर से घिरा हुआ है, ये तो बात सत्य है, हमें ढूंढना है असत्य। दक्षिण अफ्रीका की मेरिनो भेड़ अच्छी किस्म की ऊन के लिए विख्यात है, बिल्कुल ये भी बात सही है। दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणी भाग में ड्रैकन्सबर्ग पर्वत स्थित है, ये बात गलत है। दक्षिणी में नहीं है, पूर्वी में है। किसमें है? पूर्वी किनारे पर है, दक्षिणी में नहीं है, ये बात गलत है। यहाँ पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को वेल्ड कहा जाता है, ये भी बात सही है। गलत क्या है? सी। अगर यहाँ पे दक्षिणी की जगह पूर्वी हो जाता तो ये ऑप्शन सही हो जाता। और असत्य ढूंढना था हमको। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? कौन सा पर्वत है वह? माउंट कोटोपैक्सी। ठीक है, माउंट कोटोपैक्सी संसार का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। निम्नलिखित में से विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? अगर सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात की जाए तो वह एंजिल जलप्रपात हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? एंजिल जलप्रपात जो है ये विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, एंजिल जलप्रपात। विश्व के सबसे बड़े शिकारी पक्षी का नाम क्या है? वेरी गुड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह है कोंडोर। कौन सा है? कोंडोर। ठीक है, कोंडोर संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी है। और ये रिया क्या है? रिया जो है ये ना उड़ सकने वाला पक्षी है, जो उड़ नहीं सकता है। ठीक है, जो दक्षिण अफ्रीका के शतुरमुर्ग और ऑस्ट्रेलिया के एमू पक्षी के जैसा ही होता है। हालांकि शिकारी पक्षी की बात हो रही थी तो वो कोंडोर हो जाएगा। वेरी गुड। दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में फजेंडा किसे कहते हैं? दक्षिण अमेरिका के संदर्भ में अगर फजेंडा की बात की जाए, फजेंडा किसे कहा जाता है? ब्राजील में कहुआ के बागानों को फजेंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्राजील में कहुआ के पौधों का जो रोपण है वो बड़े बड़े खेतों में किया जाता है, इन्हें फजेंडा नाम दिया गया है। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को विश्व में कॉफी बंदरगाह के नाम से जाना जाता है? तो वह है सेंटोस। कौन सा है? सेंटोस जो है ब्राजील का सेंटोस जो है कि विश्व स्तर पर कॉफी के निर्यात के पॉइंट ऑफ व्यू से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है, इसलिए इसे कॉफी बंदरगाह भी कहा जाता है। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। किस देश को प्यासी भूमि का देश कहते हैं? किस देश को कहते हैं? ऑस्ट्रेलिया को। किसको? ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि का देश कहते हैं। क्यों कहते हैं? इसके पीछे रीजन है, क्योंकि इसके बहुत बड़े भाग में बारिश कम होती है और ऑस्ट्रेलिया सबसे छोटा महाद्वीप है, ये आपको पता ही होगा, जो कि पूरी तरह दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। प्यासी भूमि का देश जो है वो ऑस्ट्रेलिया है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पर्वत किस देश में स्थित है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज जो पर्वत है वह ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। कहाँ स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ किस महासागर में है? ऑस्ट्रेलिया की ग्रेट बैरियर रीफ जो है वह प्रशांत महासागर में है। कहाँ? प्रशांत महासागर में। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। ऑस्ट्रेलिया में शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? इन्हें डाउन्स के नाम से जाना जाता है। ठीक है, क्या कहते हैं? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में जो घास भूमियां जो है वो दो प्रकार की हैं। घास भूमियां कितने प्रकार की हैं? दो प्रकार की, उष्णकटिबंधीय और शीतोष्ण कटिबंधीय। शीतोष्ण कटिबंधीय घास भूमियां जो कि मर्रे एवं डार्लिंग नदियों की द्रोणी में फैली हैं, इन्हें ही डाउन्स कहा गया है। किस महाद्वीप को विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो वह महाद्वीप है अंटार्कटिका। इसे विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है। और जो है कि संसार का यही एक अकेला महाद्वीप है जो हमेशा बर्फ से ढका रहता है, इसीलिए इसको श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं। क्या? श्वेत महाद्वीप भी अंटार्कटिका को कहते हैं। विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप भी अंटार्कटिका को कहते हैं। ठीक है, चलिए। अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरने वाले महासागर का क्या नाम है? तो इसका नाम दक्षिणी महासागर है। क्या नाम है? दक्षिणी महासागर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? वेरी सरल एंड सिंपल क्वेश्चन, आप सभी को पता होगा, 5 जून को। ठीक है, प्रत्येक वर्ष 5 जून को हम विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के ठोस हो जाता है
तब इस प्रकार बने शेल को क्या कहते हैं? तब इस प्रकार बने शेल को आग्नेय शेल कहा जाता है। समझिए, जब द्रवित मैग्मा ठंडा होकर के, ठीक है, ठोस हो जाता है, तब इस प्रकार की शेल को आग्नेय शेल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शेल भी कहा जाता है। क्या? इन्हें प्राथमिक शेल भी कहते हैं। अच्छा, जो आग्नेय शेल है डिफरेंट, आग्नेय शेल दो प्रकार के होते हैं, अंतर्भेदी आग्नेय शेल और बहिर्भेदी आग्नेय शेल। ठीक है, इतना समझिए काफी है। क्वेश्चन कहता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा किस परत का है? तो पृथ्वी का जो कुल आयतन जो है उसमें सबसे अधिक हिस्सा किसका है? पहले समझिए करोड़ का कितना है। करोड़ का जो हिस्सा है वह 15% है। करोड़ कितना है? 15%। परपटी जिसको हम क्रस्ट कहते हैं ये सिर्फ 1% है। और मेंटल कितना है? मेंटल है 84%। क्या है? 84, 1 85, 15 100 हो गया। ठीक है, तीनों परतों का आयतन बराबर है ऐसा नहीं है। तो पृथ्वी के कुल आयतन में सबसे अधिक हिस्सा जो है वो मेंटल का है। किसका? मेंटल का। परपटी कितनी है? सिर्फ 1%। करोड़ कितना है? 15%। ठीक है। अच्छा, अगर आपसे पूछ ले पृथ्वी की त्रिज्या लगभग में कितनी है, तो पृथ्वी की त्रिज्या लगभग 6371 किलोमीटर है। ओके, ऑप्शन यहाँ पे जो आपका सी था वह राइट हो जाता है। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कहता है, उच्च ताप एवं दाब के कारण कौन सी शेल कायांतरित शेल में परिवर्तित हो सकती है? उच्च ताप एवं दाब के कारण आपकी आग्नेय शेल और अवसादी शेल, ये दोनों ही शेलें जो हैं वह कायांतरित शेल में परिवर्तित हो सकती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाएगा। हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नदी जब मैदानी भाग में प्रवेश करती है तब वह मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है। नदी के इन बड़े मोड़ों को क्या कहा जाता है? नदी के इन बड़े मोड़ों को विसर्प कहा जाता है डियर फ्रेंड। क्या कहा जाता है? विसर्प कहते हैं। ठीक है, बात क्लियर होती है। क्वेश्चन कहता है, नदी द्वारा चापाकार झील का निर्माण किया जाता है। नदी के द्वारा चापाकार झील का जो निर्माण है वह मैदानी भागों में किया जाता है। कहाँ किया जाता है? मैदानी भागों में। 50 क्वेश्चन पूरे हुए। 51 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से कौन सा कारक लोयस के निर्माण हेतु उत्तरदायी है? लोयस का निर्माण क्यों होता है, कैसे होता है? तो यह इसके लिए पवन जिम्मेदार है, यानी कि हवा। रेगिस्तान में जो पवन है अपर्दन और निक्षेपण का प्रमुख कारक मानी जाती है। रेगिस्तान में पवनें जो हैं ये क्या करती हैं? ये रेत का एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाती हैं। जो रेत होती है इसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने का काम करती हैं, क्योंकि जब पवनों का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बना देती है। इनको बालू टिब्बा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको बालू टिब्बा कहा जाता है, जब रेत गिर करके पहाड़ी बनाती है। जब बालू कण महीन और हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर बहुत दूर ले जा सकती है। जब ये बालूकण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहा जाता है। इसी को लोयस कहा गया है। चीन में विशाल लोयस निक्षेप पाए जाते हैं। ये इसका प्रोसेस है लोयस का। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन कहता है, वायुमंडल में पाई जाने वाली गैसों का प्रतिशत के आधार पर सही अवरोही यानी कि अधिक से कम क्रम कौन सा है? अधिक से कम। अच्छा, आपको हम बताते चलें कौन सी गैस कितने परसेंटेज पाई जाती है। देखिए, जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का परसेंटेज कितना है एटमॉस्फेयर में? 78% नाइट्रोजन होती है और 21% आपकी ऑक्सीजन होती है। आर्गन का परसेंटेज कितना है? 0.93% आर्गन होती है। और कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज कितना है? कार्बन डाइऑक्साइड का परसेंटेज है 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड होती है। बाकी जितनी गैसें हैं 0.04% हैं। 0.04% बाकी गैसें होती हैं। तो ध्यान रखिएगा, हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है 78%, ऑक्सीजन है 21%, आर्गन है 0.93% और कार्बन डाइऑक्साइड है 0.03%। तो ऑप्शन यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? देखिएगा, ऑप्शन आपका इसमें जो सी है वह राइट हो जाएगा। ठीक है, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, उसके बाद आर्गन आएगा, फिर कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, यानी कि अधिक से कम की तरफ हम यहाँ पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, मौसम से संबंधित सभी घटनाएं जैसे बारिश, कोहरा एवं ओलावर्षण वायुमंडल की किस परत में घटित होता है? तो यह सब कुछ हमारे एटमॉस्फेयर के किस परत में? ये सब क्षोभ मंडल में होता है। कौन सी ये सब घटनाएं कहाँ होती हैं? क्षोभ मंडल में। ठीक है, क्षोभ मंडल की अगर जो है कि औसत ऊंचाई पूछ ले सतह से तो लगभग 13 किलोमीटर है। कितनी है? 13 किलोमीटर। आइए आगे बढ़ते हैं। समताप मंडल से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन से सत्य हैं? तो समताप मंडल की अगर बात की जाए
तो क्षोभ मंडल के ऊपर का भाग समताप मंडल कहलाता है। बात ये भी सही है। यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग मुक्त होती है। बिल्कुल। ओजोन गैस की परत समताप मंडल में ही स्थित है। ये भी बात सही है। सारे ऑप्शन यहाँ पे सही है। ठीक है, तो उपयुक्त सभी जो है ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अंतरिक्ष से आने वाले उल्का पिंड वायुमंडल में किस परत में प्रवेश करते ही जलने लगते हैं? तो वो है मध्यमंडल। आपको पता ही होगा मध्यमंडल जो है ये हमारे वायुमंडल की तीसरी परत होती है और ये समताप मंडल के ठीक कहाँ ऊपर होती है और ये लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली होती है। और अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाले उल्का पिंड जो होते हैं वो इस परत में आकर के क्या हो जाते हैं? जल जाते हैं। ठीक है। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से किसका सागरीय जल की लवणता में सर्वाधिक योगदान है? किसका सर्वाधिक योगदान है? सोडियम क्लोराइड का, यानी कि NaCl। ठीक है। देखिए महासागरों और समुद्रों को जो जल होता है वो कैसा होता है? वो लवणीय होता है। इसमें अधिकांश सोडियम क्लोराइड या फिर खाने का नमक पाया जाता है। ठीक है, चलिए ऑप्शन ए राइट हो गया। महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के प्रमुख कारण क्या है? महासागर में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के कारण जो है वो सूर्य एवं चंद्रमा दोनों के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर ज्वार भाटा आते हैं। ऑप्शन सी राइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। वृहद ज्वार आने की सही स्थिति क्या है? वृहद बड़े ज्वार आने की सही स्थिति होती है जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं। जब सूर्य चंद्रमा एवं पृथ्वी तीनों एक सीध में होते हैं उस समय सबसे ऊंचे ज्वार उठते हैं और इस ज्वार को वृहद ज्वार या फिर इसको स्प्रिंग टाइड्स भी कहा जाता है। वृहद ज्वार को इंग्लिश में स्प्रिंग टाइड्स भी कहा जाता है। क्वेश्चन है सुनामी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? सुनामी शब्द की जो उत्पत्ति है वह जापानी भाषा से हुई है। क्या किससे? जापानी भाषा से। ठीक है, सुनामी जापानी भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है पोताश्रय तरंगे। इसका अर्थ होता है क्योंकि सुनामी आने पर पोताश्रय नष्ट हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? किस प्रकार के वन प्रदेश को विश्व का फलोद्यान कहते हैं? तो किसको? भूमध्य सागरीय वन को विश्व का फलोद्यान कहते हैं। भूमध्य सागरीय वन प्रदेश को फलों की कृषि के कारण विश्व का फलोद्यान यानी कि ऑर्किड्स ऑफ द वर्ल्ड भी कहा जाता है। इन क्षेत्रों में आमतौर पर संतरा, अंजीर, जैतून और अंगूर जैसे फलों की पैदावार होती है, इसीलिए भूमध्य सागरीय वन। ऑप्शन हो गया राइट। महाद्वीपों के किस भाग में भूमध्य सागरीय वनस्पति पाई जाती है? किसमें पाई जाती है? तो ये पश्चिमी भाग और दक्षिणी पश्चिमी भाग में पाई जाती है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट और थर्ड आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? विश्व की अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो विश्व का जो सबसे लंबा रेल मार्ग है वह ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग है। ठीक है, ट्रांस साइबेरियन रेल मार्ग जो है ये विश्व में सबसे लंबा रेल मार्ग है। ठीक है, जो पश्चिमी रूस में सेंट पीटर्सबर्ग से प्रशांत महासागरीय तट पर स्थित जो है व्लादिवोस्टोक तक जाता है। ऑप्शन बी राइट हो गया। ऑर्किड एवं ब्रोमीलॉयड जैसे परजीवी पौधे मुख्यतः किस प्रकार के वन क्षेत्रों में उगते हैं? तो ये जो पौधे होते हैं वह वर्षावन, कहाँ? वर्षावन प्रदेशों में अत्यधिक बारिश के कारण यहाँ की जो जमीन है वो वहाँ पे सघन वन उग जाते हैं। ऑप्शन ए राइट हो जाता है। हम आगे बढ़ते हैं। कोलकाता निम्नलिखित में से किस नदी तट पर स्थित है या बसा हुआ? तो कोलकाता जो है वह हुगली नदी पर बसा हुआ है, हुगली नदी के तट पर स्थित है। प्रेयरी कहा जाता है, किसको कहा जाता है? प्रेयरी उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को प्रेयरी कहा जाता है। उत्तर अमेरिका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? प्रेयरी कहा जाता है। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहते हैं भाई? दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास स्थल को क्या कहा जाता है? इसको नाम दिया गया है वेल्ड। क्या नाम दिया गया है? वेल्ड। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सी नदियां लद्दाख क्षेत्र से होकर के बहती हैं? कुल मिलाकर के पहली बात तो यह है कि लद्दाख क्षेत्र से कई नदियां बहती हैं जिनमें सिंधु और श्योक जो है ये प्रमुख नदियां हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है वह राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने क्वेश्चन कहता है विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात कहाँ स्थित है? विश्व प्रसिद्ध नियाग्रा जलप्रपात जो है वह ईरी और ओंटेरियो झीलों के बीच स्थित है। कहाँ? ईरी और
ओंटेरियो झीलों के बीच नियाग्रा नदी पर स्थित है। ये संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा दोनों के लिए जल शक्ति का एक महत्वपूर्ण सोर्सेस भी माना जाता है, स्रोत माना जाता है। ओके, संयुक्त राज्य अमेरिका सर्वप्रथम तेल कुआं निम्नलिखित में से कहाँ खोदा गया था? तो ये जो तेल कुआं है सबसे पहले पेंसिल्वेनिया में खोला गया था। बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं, एक से बढ़कर एक। पेंसिल्वेनिया में खोदा गया था, ठीक है। और अगर पूछ ले कब खोदा गया था भैया, तो 1859 में खोदा गया था। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। संयुक्त राज्य अमेरिका का प्रसिद्ध नगर डेट्रॉयट निम्नलिखित में से किसका प्रमुख केंद्र है? तो जो डेट्रॉयट है यह मोटर गाड़ी उद्योग का प्रमुख केंद्र है, मोटर गाड़ी उद्योग का। एम्बेस्टस का प्रमुख उपयोग निम्नलिखित में से किसमें किया जाता है? एम्बेस्टस का जो प्रमुख उपयोग है वह अग्निरोधक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। किसमें? अग्निरोधक वस्तुएं बनाने में किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो आपका ए है वह राइट हो जाता है। देश और उनकी राजधानियों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा इसमें ऑप्शन जो है वह राइट नहीं है? देश, किस देश की कौन सी राजधानी है? देखिए, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, बिल्कुल बात सही है। वहीं पर स्वीडन की राजधानी भैया कौन सी है? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है। क्या है? स्टॉकहोम किसकी राजधानी है? ये स्वीडन की राजधानी है। वार्सा इसकी राजधानी नहीं है। वार्सा किसकी है? वार्सा जो है ये पोलैंड की राजधानी है। डेनमार्क की राजधानी कोपेनहेगन है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। ठीक है, सारे ऑप्शन सही हैं आपके। जो वार्सा है किसकी राजधानी है? ये पोलैंड की राजधानी है। और स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम है, ध्यान रखिएगा। माउंट ब्लॉन्क निम्नलिखित में से किस पर्वत की चोटी है? माउंट ब्लॉन्क जो है यह आल्प्स पर्वत की चोटी है। किसकी? आल्प्स की सबसे ऊंची चोटी माउंट ब्लॉन्क है। इतनी बात क्लियर हुई। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कॉकसेस पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कॉकसेस पर्वत की सबसे ऊंची जो चोटी है वह माउंट एल्ब्रुस है। क्या है? माउंट एल्ब्रुस। इसकी जो ऊंचाई है 5642 मीटर है। कितनी? 5642 मीटर है। यूरोप के किस क्षेत्र में कुछ समय के लिए मध्य रात्रि में यानी कि आधी रात में सूर्य चमकता है? कहाँ चमकता है भैया ये? तो ये चमकता है आर्कटिक वृत्त के उत्तर में। ठीक है, यूरोप में आर्कटिक वृत्त के उत्तर में कुछ समय के लिए आधी रात में सूर्य चमकता है। यहाँ की जलवायु बहुत अधिक ठंडी होती है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन कहता है यूरोप के दक्षिण पूर्वी भाग में विस्तृत घास भूमियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इनको स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? स्टेपीज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 है गिद्धों के लुप्त होने का सबसे मुख्य कारण क्या है? गिद्धों के लुप्त होने का सबसे प्रमुख कारण है डिक्लोफेनेक, एस्पिरिन जैसी पीड़ानाशी दवा का उपयोग करना। ठीक है, इसकी वजह से जो गिद्ध हैं वो समाप्त होते जा रहे हैं। धात्विक खनिज किन शैल समूहों में पाया जाता है? जो धात्विक खनिज है वह आग्नेय एवं कायांतरित शैल समूहों में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन यहाँ पे जो सी है वह राइट हो जाता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसको काला सोना कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे सरल क्वेश्चन है। पेट्रोलियम और इससे बने उत्पाद को काला सोना कहा जाता है। कहा जाता है क्योंकि ये बहुत अधिक मूल्यवान है, वैल्यूबल है। इसलिए विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन कहाँ बनाया गया था? विश्व का पहला ज्वारीय ऊर्जा स्टेशन जो है वह फ्रांस में बनाया गया था। कहाँ बनाया गया था? फ्रांस में। सुनहरा रेशा से क्या अभिप्राय है? सुनहरा रेशा का मतलब क्या होता है? तो भैया पटसन। पटसन को सुनहरा रेशा के रूप में भी जाना जाता है। किसको? पटसन को। ऑप्शन ए इज द राइट वन इन दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस उद्योग को प्राथमिक उद्योग कहते हैं? कौन सा उद्योग है? वह खनिज आधारित उद्योग। क्या? खनिज आधारित उद्योग प्राथमिक उद्योग है जिसमें खनिज अयस्कों का उपयोग कच्चे माल के रूप में किया जाता है। और ठीक है, बात क्लियर हो गई। ऑप्शन बी राइट हो जाता है। भोपाल औद्योगिक दुर्घटना कब घटित हुई थी? भोपाल औद्योगिक जो दुर्घटना है वह दिसंबर 1984 में घटित हुई थी। ठीक है, कि कब घटित हुई थी? 3 दिसंबर 1984 को लगभग 12:30 बजे घटित हुई थी। ठीक है, ये बहुत ही त्रासदीपूर्ण औद्योगिक दुर्घटना है। आगे बढ़ते हैं। जो कि गैस त्रासदी जो जिसको हम जो है विषैली मिथाइल आइसोसाइनेट जो गैस थी उसका रिसाव हो गया था, इसी कारण ये दुर्घटना हुई थी।
भारत में लौह इस्पात का कारखाना टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना कहाँ की गई? टिस्को की जो स्थापना है वह झारखंड में की गई। कहाँ? झारखंड में। ठीक है, सन 1907 में जो है JN टाटा ने टिस्को की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर बी जो है वह राइट हो जाता है। देश का प्रथम वस्त्र उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? देश का प्रथम वस्त्र उद्योग जो है वह कोलकाता में स्थापित किया गया था। प्रथम वस्त्र उद्योग जो है वो 1818 में कलकत्ता, जो कि अब कोलकाता के नाम से जाना जाता है, उसके समीप फोर्ट ग्लोस्टर में स्थापित हुआ था। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद यहाँ पे बंद भी हो गया था। निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? किसे कहा जाता है? अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद गुजरात में साबरमती नदी के तट पर स्थित है, ये आप सभी को पता होगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शहर जापान का मैनचेस्टर के नाम से जाना जाता है? कौन सा शहर है? ओसाका शहर। ठीक है, ओसाका जापान का एक महत्वपूर्ण वस्त्र निर्माण केंद्र है, इसे जापान का मैनचेस्टर कहा जाता है। क्वेश्चन कहता है, पाकिस्तान का मिथाल क्षेत्र निम्नलिखित में से किसके लिए प्रसिद्ध है? पाकिस्तान का जो मिथाल क्षेत्र है वह प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। कुला कांगड़ी पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? तो कुला कांगड़ी जो पर्वत शिखर है वह भूटान में स्थित है। कहाँ है? भूटान में है। ठीक है, और अगर इसकी ऊंचाई की बात की जाए तो 7561 मीटर जो है इसकी ऊंचाई है। ओके, कितनी है? 7561 मीटर। क्वेश्चन कहता है, चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में स्थित है? चूखा जल विद्युत परियोजना कहाँ? भूटान में स्थित है। कहाँ स्थित है? भूटान में। ठीक है, ये भारत की सहायता में विकसित की गई है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट वन। म्यांमार का प्रमुख नगर मांडले निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे पर स्थित है? म्यांमार का जो प्रमुख नगर मांडले है वह इरावदी, कहाँ? इरावदी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और ये एक बहुत ही हिस्टोरिकल प्लेस है क्योंकि मांडले म्यांमार की प्राचीन राजधानी थी। मांडले म्यांमार के आंतरिक भाग में इरावदी, जो कि अयारवादी के नाम से भी प्रसिद्ध है, उस नदी के किनारे पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन ए आपका राइट हो जाता है। बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए गए हैं और इतने सरल क्वेश्चन नहीं है, बहुत कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि कठिन क्वेश्चन हैं। आपके एग्जाम्स में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, बहुत सरल क्वेश्चन पूछने का जमाना गया। बांग्लादेश में स्थित कॉक्स बाजार क्या है? बांग्लादेश में स्थित कॉक्स बाजार जो है वह विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन बाजार है। ठीक है, कॉक्स बाजार बांग्लादेश की पूर्वी तट पर स्थित विश्व का सबसे बड़ा बलुई पुलिन है। ये लगभग 120 किलोमीटर लंबा है। कितना? 120 किलोमीटर। निम्नलिखित में से कौन सी जल संधि मलेशिया एवं इंडोनेशिया को अलग करती है? कौन सी जल संधि है भैया? तो वह मलक्का जल संधि। कौन सी? मलक्का जल संधि मलेशिया को सुमात्रा द्वीप से यानी कि इंडोनेशिया से अलग करती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द राइट वन ओवर हियर। अगला क्वेश्चन कहता है, ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर जो है वह मलेशिया में स्थित है। कहाँ? मलेशिया में। ग्रेट किनाबलू पर्वत शिखर जो है इसकी ऊंचाई 4101 मीटर है। ओके, और ये पूर्वी मलेशिया के भाग में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। तकला मकान मरुस्थल निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है? जो तकला मकान मरुस्थल है यह आपका कहाँ स्थित है? चीन में। तकला मकान मरुस्थल चीन में स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट वन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? कौन सा भारतीय संघ राज्य का सबसे दक्षिणी बिंदु है? वह है इंदिरा पॉइंट। ये फ्रेंड कौन है? इंदिरा पॉइंट। ठीक है, ऑप्शन बी राइट हो जाता है। निम्नलिखित में से क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा एवं सबसे छोटा राज्य क्रमशः कौन सा है? तो यहाँ पे राजस्थान और गोवा हो जाएंगे। क्षेत्रफल के आधार पर भारत का सबसे बड़ा जो राज्य है वह राजस्थान है, सबसे छोटा राज्य गोवा है। ठीक है, निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य की तट रेखा सबसे लंबी है? किस राज्य की? तो वह गुजरात है। गुजरात, भारत में गुजरात राज्य की जो तट रेखा है वो सबसे लंबी है। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की सीमाएं किस देश को टच करती हैं? तो ये जो है वो नेपाल को। किसको? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य की जो सीमाएं हैं वो नेपाल को छूती हैं। आज का आखिरी क्वेश्चन आपके सामने, और आपसे हम ये जरूर पूछना चाहेंगे कि क्लास कैसी रही,
कमेंट करके आप जरूर बताएंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा और आगे आप किस टॉपिक पर वीडियो चाहते हैं वो आप कमेंट करके बताएंगे। पाक जल संधि किन दो देशों के बीच में स्थित है? पाक जल संधि जो है वह भारत और श्रीलंका के बीच में स्थित है। भारत और श्रीलंका के बीच में छोटा समुद्री रास्ता पाक जल संधि और मन्नार की खाड़ी स्थित है। ऑप्शन बी इज द राइट वन दिस क्वेश्चन। प्यारे दोस्तों, हमारे 100 क्वेश्चंस कवर होते हैं और कमेंट करके आप जरूर बताएंगे क्लास कैसे रही। थैंक यू सो मच।